क्वेश्चन दिए थे। क्या टॉपिक था बताओ? किस टॉपिक के बाद से हम क्वेश्चन दिए थे? ठीक है, सुनिए, बात नहीं, क्वेश्चन बताओ। 3 बार्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनिए, बात बंद करिए, क्वेश्चन सुनिए। जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर आया है? क्या था आंसर? 116 आ रहा है। ध्यान से सुनो, हमारे पास कितने बार हैं? 3 बार्स हैं। बोला है द बार्स इक्वल लेंथ एंड इक्वल एरिया। मान लेते हैं सबके लेंथ को एक्स एल जो भी मानना है मान लीजिए। ये तीनों के लेंथ हैं एल 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 और एरिया तीनों के सेम है ए। ठीक है, यहाँ नाम दे देते हैं। एक पोर्शन ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। इतने इंड है। अच्छा, तो इस एरिया को हम इसको स्मॉल में ही लेके चलो, ए बी सी डी। ठीक है, और ये एरिया ए है। अब सुनो ध्यान से, बोला द थर्मल कंडक्टिविटी आर इन द रेशियो 2:4:3। ठीक है, मतलब 2:4:3 में है रिस्पेक्टिवली। तो ये 2K हो जाएगा, 3K हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4K। रेशियो में है तो K कॉन्स्ट। हाँ, अच्छा 2:4:3 है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद से क्या बोल रहा है? इफ़ द ओपन एंड ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट बार आर एट अ टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस एंड 18 डिग्री सेल्सियस। जो ओपन एंड है वो, ये दोनों एंड हमारे ओपन नहीं है। ठीक है, और स्टडी स्टेट में है तो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बोथ जंक्शन। ठीक है, बोथ जंक्शन का हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। 3 इक्वेशन बनाने हैं, बताओ बना लोगे? फॉर्मूला बोलो क्या होगा? पहले का के होता है, पहले फॉर्मूला लिखो। ए, भाई बात नहीं, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूँ कि कितना हीट ट्रांसफ़र होगा तो Q/T पर यूनिट टाइम में इस बार में कितना हीट ट्रांसफ़र होगा तो Q/T। तो सर हीट ट्रांसफ़र होता है KA डेल्टा T इंटू में T अपॉन में X या L, यही फार्मूला होता है। तो सर Q/T है, T को इधर भेज दें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा KA डेल्टा T अपॉन L। थोड़ा ध्यान से देखिए, डेल्टा T पहले वाले बार के लिए और K के लिए अलग है, तो अलग है। अगर स्टडी स्टेट में है तो इस बार और इस बार का टेम्परेचर क्या सेम हो गया होगा? स्टडी स्टेट है ना, वेरिएबल नहीं है, सब एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गए होंगे। तो मैंने देखा कि K की वैल्यू यहाँ है 2K रख दिया। डेल्टा T तो सर 200 माइनस, यहाँ पे मान लेते हैं टेम्परेचर क्या है T1 और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है T2। तो क्या हो जाएगा 200 माइनस T1 2KA और लेंथ L है L इज इक्वल टू, ये पहले क्या होगा? दूसरे का आया, ये भी इक्वल होगा, इसी के बराबर ट्रांसफ़र होगा। तो सर ये कितना होगा 4KA, यहाँ पे T1 माइनस T2 अपॉन में कितना हो जाएगा L, लेंथ सेम है इसका भी। तीसरे में आएंगे तो तीसरे में फिर वही 3KA कितना हो जाएगा T2 माइनस 18 अपॉन में कितना हो जाएगा L। क्या ये फार्मूला लगेगा? अब दो देखो क्या है, इसको इक्वेट कर दो, इसको इक्वेट कर दो तो 2 इक्वेशन बनेंगे। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके T1 T2 निकाल लो। तो इसको इक्वेट करोगे तो L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, K से K कट जाएगा। ये हो जाएगा 400 माइनस में 2T1 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4T1 माइनस 4T2। क्लियर है इतनी बात? माइनस 2T1 इधर जाएगा तो क्या जुड़ जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 6T1 माइनस में 4T2 इज इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पे 400। क्या एक इक्वेशन बन गया है? इसी तरह इसको इससे इक्वेट कर दीजिए, इससे इक्वेट करेंगे तो फिर T1 T2 का एक रिलेशन बनेगा। तो अब देखिए K से फिर K कट गया, A से फिर A कट गया, L से फिर L कट गया। तो ये बना कितना 4T1 माइनस 4T2 इज इक्वल टू 3T2 माइनस 54, यही होगा ना। अगर हम T2 को इधर लेके आएँ तो क्या ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस फिर ऐड हो जाएंगे। तो 4T1 माइनस कितना हो जाएगा 7T2 इज इक्वल टू माइनस का क्या बचेगा
54, माइनस का 54 बचेगा। ये दोनों इक्वेशंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक दूसरे के नीचे और फिर सॉल्व करता हूँ। तो सर ये हो जाएगा 4t1 माइनस 7t2 इज इक्वल टू माइनस 54। ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, ठीक है। इसको तो सॉल्व ही कर लोगे। बता देते हैं आंसर, चेक कर लेना कितना आ रहा है। t1 आ रहा है 116 आया है और t2 आ रहा है 74, रख के सॉल्व कर लेना। अब इसको सॉल्व करना भाई आता होगा, या तो इसको रिप्लेस कर दो या तो इसको रिप्लेस कर लो। इसको रिप्लेस करना है तो ऊपर 7 से और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 4 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28 कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 42t1 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2800। इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 60t1 हो जाएगा ना। अभी बस हम ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान देना। इज़ इक्वल टू है और फिर इज़ इक्वल टू ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20 और 21 216 होगा क्या, सही है ना। सॉल्व कर दें। ये ऐड है भाई, ध्यान देना, ये ऐड हैं। अभी ये कटे हैं तो ऐसा नहीं कि सर इसको इक्वल करके इधर का इधर काट दीजिए, नहीं, इनको जोड़िए। 42 और 16 जुड़ जाएंगे क्योंकि हमने सिंपली सब्सट्रैक्ट किया है, घटाया है। घटाएंगे तब ना कटेगा, तो साइन चेंज होगा। तो सर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो ये तो कट गए, ये घटेंगे तो 42 से 16 जाएगा तो 12 से 6 और 3 से 1 गया तो बचा 2, 26 होगा ना। 26t1 यहाँ जुड़ जाएगा 6 1 8 2 10 और 2 1 3, यही होगा। सॉल्व करो। t1 26 से कटेगा क्या, t1 116 आ रहा है। अगर कैलकुलेशन में 30 16 है ना, डिवाइडेड बाई 26, हाँ ठीक है 116 आ रहा है। ये कट जा रहा है, 116 आ रहा है आंसर, डिवाइड हो जा रहा है, परफेक्टली कट रहा है। अब t1 की वैल्यू उठाइए, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, t2 निकल जाएगा 74 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन लिखिए, फिर आगे चलते हैं। आज टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट्स है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आगे जो पढ़ना है रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी है, स्टीफेंस लॉ है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ है, ठीक है। तो आज ख़त्म करेंगे इसको पढ़ के। लिखना होगा थोड़ा ज़्यादा, आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखिएगा। वन एंड ऑफ अ कॉपर रॉड of a uniform cross section and length of 1.5 meter is kept in a contact with the ice, and the other end with the water के कांटेक्ट में है at a 100 degree Celsius. At what point along its length should a temperature of 200 degree Celsius be maintained so that in steady state, पहले क्वेश्चन पढ़ना समझना तब आएगा। अब फुल स्टॉप के बाद से लिखा है द मास ऑफ आइस मेल्टेड बी इक्वल टू दैट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस इन द सेम टाइम इंटरवल, ठीक है। और क्या क्या दिया है,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है आइस का, LF लिख दे रहा हूँ, LF और तुम्हें ब्रैकेट में आगे लिख दे रहा हूँ आइस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है आइस का 80 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है LV दिया है, और ये वाटर का होता है वेपराइजेशन, तो ये दिया है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, पर ग्राम है। क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ के एक बार देखो, क्वेश्चन समझो पहले क्या लिखा है उसके बाद। बताओ भाई, क्वेश्चन समझे हो? पढ़ लिए, क्वेश्चन समझ गए हो? नहीं आ रहा है समझ में? देखो क्वेश्चन समझा रहे हैं, एक बार इधर ही करते हैं। आप पहले क्वेश्चन में देखिए, बोल रहा है कि एक हमारे पास कॉपर का रॉड है, ठीक है, और उसका लेंथ 1.5 मीटर का है, और केप्ट किया गया है एक तरफ से आइस से और दूसरे तरफ वाटर से। ठीक है, एक तरफ आइस से और एक तरफ वाटर से। बोला है व्हाट पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ, व्हाट पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ, उसके लेंथ से कितने डिस्टेंस पे, मतलब कितने पॉइंट पे, या मान लो जैसे ऐसे समझो, बस ऐसे समझो, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक टेम्परेचर हमने मान लिया 200 डिग्री, ठीक है, 200 डिग्री, बस ध्यान देना, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये एक ही रॉड है, ये मत सोचना अलग अलग रॉड है, ठीक है। टोटल रॉड का लेंथ कितना था? अरे 1.5 दिया है, तो 1.5 में कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तभी सोचो क्या होगा। एक तरफ तुम आइस से कांटेक्ट में ला दिए 0 डिग्री सेल्सियस, और एक तरफ पानी के कांटेक्ट में ला दिए 100 डिग्री सेल्सियस, तो कहीं बीच में ज़्यादा टेम्परेचर होगा 200, जो कि दिया है 200, तो इसी 200 से क्या एक बार इधर हीट चल रही होगी हायर से लोअर, और एक बार इधर चल रही होगी हायर से लोअर। तो ये 200 वाला जो पॉइंट है ना, ये इस इंड से या इस इंड से कितने डिस्टेंस पे है, हमसे यही पूछा है। तो सपोज दैट अगर मैं ये x मान लूँ, तो ये बचा हुआ क्या 1.5 माइनस x हो जाएगा क्या? और कॉपर रॉड है तो कंडक्टिविटी तो दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि रॉड एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये मत सोचना कि बीच में सीरीज कॉम्बिनेशन है, नहीं, रॉड एक ही है। अच्छा अब बताइए, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें पता है ना कि इधर जो आइस के कांटेक्ट में होगा तो आइस मेल्ट हो रहा होगा, जितना मेल्ट होगा मतलब आइस अपना हीट क्या करेगा, इसको देते जाएगा अपना, मतलब इसे हीट, जैसे आइस के कांटेक्ट में रखोगे तो आइस गर्म होगा, आइस गर्म होगा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे देखो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसको हीट मिलेगा, तो जितना हीट मिलेगा उतना हीट लॉस करेगा, जितना गेन किया उतना लॉस भी करेगा। तो इसका मतलब ये उतना लॉस कर रहा है जितना ये गेन कर रहा है, तो मेल्ट कर रहा है इसको, तो क्या यहाँ पे इसका चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है भाई, पानी में आ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसीलिए उसने हमको दे दिया लेटेंट फ्यूजन आइस का। अच्छा इधर वाटर है, तो वाटर देखो 200 से 100 पे तो स्टीम बन जाता है, तो स्टीम वाले केस में आएगा ये, तो स्टीम वाले केस में आएगा, मतलब फिर यहाँ पे भी पानी के कांटेक्ट में जब ये रॉड जाएगा तो क्या वहाँ से धुआं निकलने लगेगा, तो धुआं निकलेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में, तो स्टीम में चेंज होगा, तो जाहिर सी बात है फिर इधर फार्मूला क्या लगेगा ml का, और इधर भी फार्मूला क्या लगेगा
ml का, मतलब जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो हीट ने इसके टेम्परेचर को कुछ नहीं चेंज किया। क्या चेंज कर दिया? फेस। अरे फेस चेंज कर दिया भाई। आइस से वाटर बना रहा है और इधर वाटर से क्या बना दे रहा है? स्टीम बना दे रहा है। तो जो हीट इधर से आया वो कितना आया? Q। और इधर से भी जो हीट गया वो कितना गया? Q। दो इक्वेशन बनेंगे। तो सर एक इक्वेशन इसके लिए बना ले, एक इक्वेशन इसके लिए बना ले। इसके लिए लिखेंगे तो FmLF लिखेंगे और इसके लिए भी लिखेंगे तो देखो ML क्या लिखेंगे? V लिखेंगे। बस ध्यान देना है कि उसने एक बात बोली है, द मास ऑफ आइस मेल्टेड बी इक्वल टू दैट ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस इन अ सेम टाइम ऑफ इंटरवल। मतलब इधर जितना मास भाप बन रहा है उतना ही मास का बर्फ क्या बन जा रहा है? पानी। तो क्या यहाँ और यहाँ के मास सेम है? समझ गए हो? और सेम टाइम इंटरवल में तो अगर इनका रेट निकाल दे तो क्या यही Q/T कहलाएगा क्या? सर ये भी T से डिवाइड कर दें तो क्या ये कहलाएगा? Q/T। रेट मिल गया हीट ट्रांसफ़र का। सर अब रेट मिल गया तो हमें पता है कि Q/T एक्चुअल में सर होता कितना है। तो हम लिख देंगे ऐसे MLF, T हटा देते हैं, दोनों तरफ T है, T से T कट जाएगा जब इक्वेशन 2 बनेंगे, डिवाइड किया जाएगा। तो अभी बस ऐसे लिखते हैं, मन करे तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ क्या होता है फॉर्मूला? KA 200 माइनस 0 कर दें, 200 माइनस 0 अपॉन लेंथ कितना लिया है? x। क्या एक इक्वेशन बन गया? और दूसरा इक्वेशन बनाएंगे तो ML भी अपॉन में कितना होगा? T। फॉर्मूले में K तो K वही रहेगा, एरिया भी वही रहेगा, लेंथ कितना, टेम्परेचर 100, 200 माइनस कितना हो जाएगा? 100 कर दें, अपॉन में लेंथ कितना हो जाएगा? 1.5 माइनस x। क्या दो इक्वेशन बन जाएंगे? अब देखो सब तो पता है तुम्हें, ये K A ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों रॉड के लिए सेम है। M से M ख़त्म हो जाएगा, T से T ख़त्म हो जाएगा अगर डिवाइड कर रहे हो। तो बस क्या बचेगा? x ही तो अननोन क्वांटिटी है, बस यही x निकालना है, सॉल्व करके निकाल लो। ये LF LV दिया है क्वेश्चन में, रख देना। अभी क्वेश्चन PYQ का है, एक REC एग्ज़ाम होता था उसी एग्ज़ाम का है, अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे की एग्ज़ाम कराता था REC का, मेडिकल के लिए, वही उसी का है ये। रख के बताओ कितना आ रहा है, x की वैल्यू बताइए। आया? पॉइंट में आंसर आ रहा है, सॉल्व करके जल्दी बताओ। आए भाई, आंसर मिला? M से M कट गया, T से T कट गया, LF अपॉन LV हो गया, और इधर सर K से K कट गया, इधर हो गया 200 माइनस 0 मतलब 200 अपॉन x, अपॉन में कितना है? 200 माइनस से 100 हो जाएगा, अपॉन में 1.5 माइनस x, यही है। ये चला जाएगा ऊपर, ये आएगा यहाँ पे। LF की वैल्यू कितनी है? 80, 540, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 540। सर ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो ऊपर जाएगा, तो 1.5 दूनी 3 हो जाएगा, और 2x माइनस का 2x हो जाएगा, अपॉन में ये आया यहाँ पे तो ओनली x बचेगा। सर 0 से 0, 8 से 54 नहीं कटेगा, 56 होता है ना भाई, 54 थोड़े होता है, तो 8 से नहीं कटेगा। थोड़ा सा छोटा करना है कर लेंगे अभी, चलो ठीक है।
छोटा कर ही लेते हैं, 2 से काट दें, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27, सही है ना। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा सर 4x और इधर हो जाएगा 27 में 3 का क्या होगा, 7 त्रिके 21, 3 दूनी 6, 81 होगा क्या, और 27 का 2 में होगा तो 54x, यही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। -54x इधर आएगा तो क्या 58x हो जाएगा, होगा ना, और ये हो गया 81। तो सर इसको तो पॉइंट में ही आ रहा है, मैं बोल ही रहा था, एक बार में जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग है, आंसर आ रहा है 1.36 समथिंग, देखो कैंसिल हो रहा है, आंसर आ रहा है मैं बता दूं 1.369 मीटर। 81 डिवाइडेड बाई 58, ठीक है 1.396 सेम आंसर है, यही आ रहा है 1.369। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो आपको मिलेंगे। हेडिंग डालिएगा आप कन्वेक्शन, कन्वेक्शन ट्रांसफ़र ऑफ मेथड ऑफ हीट हम पढ़ रहे थे, जिसमें पहला टॉपिक था हमारे पास क्या, कंडक्शन, ख़त्म हुआ है कन्वेक्शन, थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई इसमें न्यूमेरिकली कुछ नहीं है, मगर क्वेश्चन जो नीट में पूछे जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल है नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस हैं नहीं कि जेई में क्वेश्चन आएंगे इससे, बट फिर भी ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा। रेडिएशन इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालिएगा कन्वेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट करके ना कुछ चीज़ों को नोट करिएगा, लिखिएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें इस पर लिख नहीं सकता हूँ, बट आपके नोट्स में होने चाहिए वो चीज़ें। मैं जहाँ बोलूँगा कि मैं बोल रहा हूँ आप नोट करिएगा, बट फिलहाल अभी सुनिए। अभी तक हमने देखा था कंडक्शन में एक्चुअल में क्या हो रहा था, आपको बताया गया था कि एक पोर्शन अगर मैं गर्म कर रहा था तो एक पोर्शन गर्म होने से इसके मॉलिक्यूल्स की क्या चेंज हो रही थी, वाइब्रेशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होने की वजह से अगला मॉलिक्यूल भी डिस्टर्ब हो रहा था, डिस्टर्बेंस से फिर अगला मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो रहा था, फिर अगला, और यहाँ से हीट क्या एनर्जी ट्रांसफ़र होते हुए यहाँ तक आ रही थी। तो एनर्जी के ट्रांसफ़र वाले मेथड में, कंडक्शन में हमने देखा था मॉलिक्यूल्स जो थे हमारे वो क्या कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे, अपने पोजीशन से ही वाइब्रेट कर रहे थे, बट ऐसा नहीं कि वो अपने जगह को चेंज करके यहाँ आ जा रहे थे, वो कांटेक्ट में होते थे, एक दूसरे से कांटेक्ट में होते थे, और जैसे कांटेक्ट में आते थे तो वाइब्रेशन होता था, और वाइब्रेशन से दूसरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता था, फिर तीसरा, ऐसे करते करते हमारा पूरा रॉड गर्म हो जाता था। बट कन्वेक्शन के मेथड में क्या होता है, इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट in which particle are moved from one position to another। देखो इसमें क्या हुआ ना, इस वाले मेथड में क्या हुआ कि एक जगह से पार्टिकल गर्म हुआ तो दूसरी जगह चला जाएगा, फिर उसको भरने के लिए ठंडा चीज़ आएगी, फिर कुछ देर बाद से वो भी गर्म हो जाएगी, फिर वो चली जाएगी, फिर वहाँ से ठंडी चीज़ आएगी इसके पास, बार बार ये प्रोसेस चलता रहेगा, और इसी केस को कन्वेक्शन कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कन्वेक्शन करंट। जैसे मान लो एक हमारे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, पानी भर दिया फ्लास्क लेके, और इस फ्लास्क के अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया, ठीक है, वाटर डाल दिया। अब एक्चुअल में बस समझो क्या होगा, मैंने इसको लैंप पे रख दिया, स्टोव या जो भी है, मैंने इसको लैंप पे रख दिया। जब एक गर्म हुआ तो क्या होता है, कोई पानी अगर बॉयल करते हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है, वैसे तो एक्चुअल में दिखता नहीं है, बट अगर तुम इसके अंदर क्या डाल दो, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो, ये मैं ऐसे ऐसे बना दे रहा हूँ, एक छोटा छोटा टुकड़ा है, पोटेशियम परमैंगनेट है। सर ये क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट देखो एक मटेरियल है, जब ये क्या होता है ना, गर्म होगा, थोड़ा सा गर्म होगा, जब पानी के कांटेक्ट में आएगा, और ऐसे नहीं, जब गर्म होगा तो इससे कलर बनने लगेगा,
किस कलर का? पर्पल कलर का। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई देगी हमें। अब एक्चुअल में देखो क्या है, पानी अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टोव जल नहीं रहा था, पानी एकदम नॉर्मल अपने जैसे कलर में होता है, नेचुरल कलर में दिखाई दे रहा है। बट जैसे ये गर्म होगा ना, तो गर्म होने से क्या होता है, जैसे गर्म होगा तो नीचे का पोर्शन पहले गर्म होगा, उसके बाद ऊपर का होगा। कंडक्शन वाला केस देखो, कंडक्शन वाले केस में जहाँ गर्म कर रहे हो पहले वहाँ ज़्यादा गर्म होगा, फिर हायर से लोअर की तरफ क्या हीट फ्लो करने लगेगा। सेम कहानी यहाँ पे है, पहले नीचे वाला गर्म हुआ, जैसे ये गर्म होगा तो क्या होगा, ये गर्म वाले मॉलिक्यूल्स जितने गर्म होते जाएंगे नीचे हल्के हो जाएंगे, और जैसे ये हल्के होंगे तो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, ऊपर उड़ जाएंगे। बाउंसी वाला केस लग जाएगा इनके ऊपर, हल्के हो गए, हल्के हो गए तो ऊपर चले गए, और जो भारी है क्या इनको फिल करने के लिए नीचे आएगा, क्योंकि पानी में यहाँ जगह थोड़े छूट जाएगा। अब जैसे गर्म होगा तो तुम्हें दिखाई क्या देगा कि पर्पल कलर नीचे जो गर्म हुआ है क्या वो सब पर्पल हो गए हैं, और जितने पर्पल कलर हैं वो कहाँ जाने लगे, ऊपर, और नीचे से फिर कैसा कलर आने लगा, नेचुरल कलर जो वाटर का है वो आने लगा। मतलब एक करंट चलने लगी, एक करंट ऊपर जा रही है तो दूसरी करंट कहाँ आ रही है, नीचे। अब देखो इसमें एक्चुअल में क्या था, इसमें आयरन या जो भी तुमने कॉपर या जिसका भी रॉड लिया था, क्या मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन को यहाँ से यहाँ आए थे छोड़ के, क्या नहीं, मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन को फिक्स रखा था, बस गर्म हो रहे थे, अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट कर रहे थे। बट क्या यहाँ पे पानी जब गर्म हो रही है तो क्या अपने पोजीशन को ही छोड़ दे रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन विच पार्टिकल आर मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। जब गर्म होते हैं तो पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ जाने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। इसी मेथड को ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस पूरे वाटर का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। सेम उसमें भी वही कहानी थी। तो इसमें जब ये प्रोसेस चल रहा है तब ये प्रोसेस डायनेमिक कहलाएगा, और जैसे ये हो जाएगा तो क्या स्टडी स्टेट बन जाएगा। क्लियर है, ये तब तक चलेगा जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे पूरे मॉलिक्यूल्स ना आ जाए। ठीक है, तो इसमें हमने देखा बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स। अच्छा, अब इसमें नेचुरल देखो क्या है, कन्वेक्शन दो तरह के होते हैं एक्चुअल में, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन और एक होता है हमारे पास फोर्स कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन। मतलब समझो इनका, नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है। सर नेचुरल नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल मतलब नेचुरली हो रहा होगा। जैसे अभी फ़िलहाल में यहीं पे देख लो, अभी रूम एकदम गर्म है क्योंकि आपने चारों तरफ से पैक्ड कर रखा है, बट दरवाज़ा आप जैसे खोल दे रहे हो, दरवाज़ा आप जैसे खोल दे रहे हो तो आपने कुछ किया नहीं, आपने तो सिंपल दरवाज़ा खोल दिया है। तो क्या हुआ कि जितनी गर्म हवाएं होंगी क्या यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी। अब इसको यहाँ ऊपर तो यही छत मिल रहा है, बट एक रास्ता और मिला उसको बाहर जाने का, क्योंकि बाहर अगर निकल गई तो बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ कि और ऊपर जा सकती हैं वो, जितनी हल्की होंगी उतनी ऊपर जाएंगी, तो बाहर निकलेंगी तो और ऊपर चली जाएंगी। अब उसको फिल करने के लिए जगह खाली हुआ है तो उसको फिल करने के लिए क्या बाहर से ठंडी हवाएं आएंगी। तो ये हमारा नेचुरल का केस हो गया। फोर्स क्या हुआ, मैंने रूम को बंद ही रखा, दरवाजे को बंद ही रखा और मैंने एसी ऑन कर दिया। तो मैंने एसी ऑन किया तो क्या हुआ, एसी के अंदर मोटर लगा है, पंप लगा है, पूरा वेंटिलेशन सिस्टम लगा है, मतलब हर एक चीज़ है जो कूल कर देगा। कूल करेगा कैसे, जितने भी गर्म हवाएं हैं क्या उनको ठंडा करने की कोशिश करेगा। भाई ये वेंटिलेशन कैसे बनाएगा, बाहर तो कुछ निकाल नहीं पा रहा है, जो चीज़ भारी है वो ऊपर जाके बैठी है, तो एसी क्या करेगा, उन्हीं भारी चीज़ों को पहले ठंडा कर देगा। ठंडा करेगा तो नीचे आ जाएगा, फिर गर्म हवा ऊपर जाएगी, फिर ठंडा करेगा नीचे आएगा, और ये प्रोसेस फिर ऐसे ही चलता रहेगा। एक तरफ से क्या होगा, ठंडी जो भी चीज़ें होंगी वो नीचे आती जाएंगी, और जो गर्म होती जा रही हैं वो कहाँ चली जा रही हैं, ऊपर। और ये ऐसा केस क्या कहलाएगा, फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन में जैसे आपने यूज कर लिया कोई चीज़, जैसे मोटर यूज कर लिया, पंप यूज़ कर लिया, जैसे आपने एयर कंडीशनर यूज़ कर लिया, ये जो भी एसी है, एयर कंडीशनिंग के लिए आपने एसी ओसी जो भी यूज किया है। और नेचुरल में जो नेचुरली हो रही थी, जैसे मान लो हम ऐसे बोल दें, ट्रेड विंड नाम शायद सुने हो या नहीं सुने हो तो बताते हैं। ट्रेड विंड, ट्रेड विंड एक नेचुरल कन्वेक्शन है। सर ट्रेड विंड में एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से देखिए, अर्थ के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। अर्थ में आपको पता होगा ना कि एक इक्वेटर होता है, पता है ना। तो इक्वेटर पे जितने भी कंट्रीज़ लाई करते हैं ना, मोस्टली इक्वेटर वाली लाइन पे,
उस पे जो भी मौसम होता है वो गर्म होता है, और जो पोल्स की तरफ होते हैं वो थोड़े ठंडे होते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। तो क्या होता है एक्चुअल में, जितने भी इक्वेटर्स के रीजन में इधर बीच वाले पोर्शन में आने वाले जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं वो गर्म हैं, और पोल्स की तरफ हवाएं क्या चलती हैं, ठंडी चलती हैं। तो क्या होगा, तुम्हें पता है ना कि गर्म हवाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। हवा तो एक तरफ चलती है, तो क्यों चलती है? तुम कहते हो ना आज हवा इधर चल रहा है, आज हवा इधर चल रहा है, तो एक्चुअल में हवा क्यों इधर चल रहा है? हवा हमेशा आप देखे होगे मोस्टली टाइम में हवा जो चल रही है वो हवा एक डायरेक्शन में ही क्यों चल रही है, क्यों ना एक बार इधर जा रही है फिर आधे घंटे बाद इधर जा रही है? ऐसा नहीं होता है। एक पूरे दिन या कई दिनों तक लगातार हवा एक ही डायरेक्शन में चल रही होती है। इसी को कहा जाता है ट्रेड विंड। ट्रेड विंड क्या होती है? मानसूनी हवाएं बोल सकते हो। ट्रेड मतलब जैसे ट्रेड का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा लिखा होता है दुकान पे ट्रेडर्स। ट्रेडर्स का मतलब है जो व्यापार करते हैं। व्यापारी हवा मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को ले जाता है वो ट्रेड कहलाता है। तो यहाँ पे वो ट्रेड्स विंड के बारे में बात कर रहा है। ठंडी जगह से हवा आएगी, गर्म हवा होगी। गर्म हवा होगी तो एज अ ग्रेविटी की तरह क्या वो ग्रेविटी फील करते हुए जैसे यहाँ पे एक दूसरे जगह पे चली जाएगी, और वहाँ उसको फिल करने के लिए कौन सी हवा चलती हुई आएगी? ठंडी हवा जो पोल से चलते हुए यहाँ पे आएगी। फिर ये हवा कहीं निकल के जाएगी, फिर वहाँ से एक हवा भरने के लिए इसको आएगी, फिर यहाँ से हवा निकल के जाएगी, इसको फिल करने के लिए हवा आएगी। ये कहानी तब तक चलता रहेगा जब तक चेंज ना हो जाए यहाँ के इस रीजन का पूरा एयर। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ट्रेड विंड। अब हो सकता है कि ये पोल ज़्यादा ठंडा हो गया, अगर ये पोल ठंडा हो गया तो इससे ज़्यादा हवा आएगी, इससे आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमेशा गर्म रीजन में रहेगा क्योंकि ये इक्वेटर पे है। क्लियर है इतनी बात? पोल्स वाले जो होंगे वो ठंडा होंगे। अब ये पोल्स क्यों ठंडा होता है ये सब तुम्हें नहीं बताना, ये सब जियोग्राफी में तुम्हें पता होगा कि सन जो होता है यहाँ पे लाइट कम जाती है जिसकी वजह से ठंडे रीजन में होते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है जिसकी वजह से गर्म होते हैं। तो गर्म रीजन वाले जितने भी कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे ट्रेड विंड ज़्यादा चलता है। आपने देखा होगा जैसे अभी हम लोग की कंट्री तो छोड़ दो, थोड़ा सा भी ठीक ठाक है, मगर तुम चले जाओ जैसे ब्रिटेन में चले जाओ, ब्रिटेन में चले गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले गए, वहाँ देखोगे कि तूफान आता है तो एक ही बार सब ख़त्म। ज़्यादा वहाँ पे चक्रवात आएगा, टॉर्नेडो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पे ट्रेड विंड ज़्यादा चलते हैं, वो एकदम इक्वेटर पे लाई करते हैं। ठीक है, तो एक कहानी ये हो गई। अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की अगर बात करें ना तो एप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं। देखो पहला एप्लीकेशन बताओ क्या होगा? मानसून। क्या मानसून का चेंज होना ट्रेड विंड की वजह से ही तो होता है? दूसरा बताओ, तुम्हारे बॉडी में भी टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है। आपने देखा होगा ना, सर ज़्यादा गर्म है, हाथ ठंडा है। रीज़न क्या है? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कॉन्टीन्यूअस रेगुलेट करता रहता है। तो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इन अ ह्यूमन बॉडी, और ये रीजन है किसका? जैसे कन्वेक्शन करे भाई, कन्वेक्शन नहीं होता तो कैसे रेगुलेट कर पाता? क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ थोड़े कि यहाँ का मसल निकल के यहाँ आ जाएगा। मसल थोड़े चेंज करेगा। चेंज क्या होता है? ब्लड अपने पोजीशन को कॉन्टिन्यूस चेंज करता रहता है। उसी के सर्कुलेशन से, रेगुलेशन से टेम्परेचर बॉडी की मेंटेन रहती है। अगर वो देखो क्या होगा, अगर सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो आपने देखा होगा कि एकदम बॉडी ठंडी हो जाएगी। बॉडी ठंडी होने का मतलब है बुखार हुआ तो बॉडी गर्म हो गई, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड चलने लगा है तेज़ी से। तीसरा बताओ और क्या हो सकता है? ट्रेड विंड लिख ही दिया है, चलो ट्रेड विंड भी हो गया। और बोलो, और भी कुछ हो सकता है ट्रेड विंड के अलावा? हाँ, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, नाम सुना होगा, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ठीक है भाई, तो ऐसे करके बहुत सारी कहानी है। सी ब्रिज लैंड ब्रिज वाले केस में क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था, ये सपोज करो ये कोई सी है और यहाँ पे लैंड है। ठीक है, ये लैंड एरिया है। अब एक केस में क्या होता है ना, ठंडी और गर्मी छोड़ो, दिन और रात की बात करते हैं। पानी का स्पेसिफिक, आपने पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट जो होती है ना, सी की वैल्यू जो होती है वो पानी का ज़्यादा होता है, 4.2 समथिंग होता है। ठीक है, अब एक बात पता है क्या, पानी बहुत जल्दी गर्म नहीं हो सकती है और बहुत जल्दी ठंडा नहीं हो सकता है, उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। उतना हीट तुम्हें निकालना पड़ेगा उससे, तब वो ज़्यादा जल्दी गर्म होगा। बट लैंड जो होता है ना, वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है। तो एक्चुअल में देखो, अगर दिन का समय है तो क्या ये गर्म हो जाएगा?
ये हॉट हो गया, दिन होगा, तो भाई सबसे पहले इन दोनों में कौन गर्म होगा? लैंड। और ये क्या रहेगा? अरे ठंडा रहेगा। ये क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। अब इस वाले केस में क्या हुआ? ये ठंडा है, मतलब यहाँ कूल लिख देते हैं, ये कूल है और ये हॉट है। तो तुम्हें पता है हॉट से कूल की तरफ हवा चलेगी, और यहाँ से कूल से इसको फिल करने के लिए कौन सी हवा जाएगी? अरे यहाँ से कूल एयर जाएगा, और यहाँ से कौन एयर आएगा? हॉट एयर आएगा। क्या ये कहानी ऐसे चलती जाएगी? अब अगला केस सोचो, सपोज करो कि ये कौन सा था? डे था कि नाइट था? डे था। बट अगर नाइट हुआ तो सपोज करना कि ये हमारे पास सी है और यहाँ पे लैंड है। तो बताओ, अगर हमारे पास नाइट हुआ है तो नाइट वाले केस में कौन सा कूल होगा? नाइट वाले केस में क्या होगा? अब तुम्हें पता है कि लैंड जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी क्या हो जाता है? ठंडा। क्योंकि नदी समुद्र के किनारे मोस्टली रेत होते हैं, बालू होते हैं, और बालू जितना जल्दी ठंडा होगा उतनी जल्दी गर्म होता है। आपने देखा होगा बालू कहीं पे अगर गिरा है तो उठा के देखो, थोड़ा सा अगर सुबह उठ के देखोगे तो ठंडा रहेगा, और दोपहर में उसमें पैर रख दो तो एकदम जल जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि जितना जल्दी ठंडा होता है उतना जल्दी गर्म। तो इसका मतलब अगर रात हुआ तो ये क्या कूल हो गया, और ये क्या हो गया? इसके कंपैरिजन में क्या भी ये हॉट ही है पानी, क्योंकि इसका स्पेसिफिक कोफिशिएंट आपने देखा था 8 ज़्यादा है। तो अब इस केस में फिर उल्टी कहानी होने लगेगी, यहाँ से हवा इधर आएगा और यहाँ से हवा इधर जाएगा। अब यहाँ से कौन हवा आएगा? हॉट एयर। और यहाँ से कौन हवा जाएगा? अब अरे ये हो गया कोल्ड एयर, और यहाँ से कौन आएगा? हॉट एयर। क्या उल्टा हो गया ना? अब देखो इसमें क्या था? लैंड से सी की तरफ हॉट आ रहा था, और इसमें क्या हुआ? लैंड से सी की तरफ कैसा एयर चलने लगा? कोल्ड। मतलब रात में जो ज़मीन पे होगा ना उसको गर्मी लगेगी, गर्मी लगेगी ना, कि उसकी तरफ कौन सी हवा आ रही है? गर्म। और जब सुबह था तो कौन सी हवा यहाँ से चली जा रही थी? हॉट। और कौन सी हवा आ रही थी? कोल्ड। ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा ना, समुद्र के किनारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, या समुद्र के किनारे जितने भी सिटी हैं, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी। जैसे मुंबई ले लो, गुजरात ले लो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना ठंडी पड़ेगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। बारिश की बात नहीं कर रहा हूँ, ठंडी और गर्मी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे मोस्टली लोग स्वेटर जैकेट कुछ बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, क्योंकि ये मेंटेन करके रखता है। अब रात होगा तो रात में ही तो ठंडी ज़्यादा पड़ती है। हमारे वहाँ क्या होता है? रात में ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो उनके वहाँ रात में गर्मी पड़ने लगेगी। तो भाई कितनी भी पड़ेगी तो उतना थोड़े होगा, नॉर्मल रहेगा टेम्परेचर। और दिन हुआ तो दिन वाले केस में दिन में धूप निकला तो थोड़ा गर्म महसूस हुआ, तो उनके पास कूल एयर आने लगी, तो फिर बॉडी मेंटेन हो गई। मतलब ये कहानी चलेगी। तो एक लैंड ब्रिज और एक क्या बन जाएगा? सी ब्रिज। ठीक है। तो इसमें अब एक चीज़ देखो, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, इसको लैंड ब्रिज कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? सी ब्रिज कहेंगे। दो केस बने हैं हमारे पास, इन्हीं दोनों केस को हमें जानना था। तो एक एग्जांपल है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज का, और ये पूरा का पूरा कन्वेक्शन है। अब इसमें बस आप ये नोट कर लो, और नेचुरल कन्वेक्शन नोट कर लो, फोर्स कन्वेक्शन नोट कर लो, एप्लीकेशन नोट कर लो। एप्लीकेशन में सी ब्रिज लैंड ब्रिज नोट करना है तो ऊपर दिया है, नोट कर सकते हो। नोट कर लो, फिर हेडिंग डालो रेडिएशन। नोट कर लो भाई जल्दी। कर दो ला के रिमोट, कर दो रिमोट ला के।
ठंडा है बाहर, यहाँ गर्म है। सुबह में चला लिया करो 1-1.5 घंटे, फिर तो उनके क्लास में बंद कर देना, अभी आएंगे तो क्या करना है। जैसे वेंटिलेशन नहीं है ना, एक तो भी एग्जॉस्ट था, तो खोल दो उसको। हो गया, हेडिंग डालो रेडिएशन। रेडिएशन में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, चीज़ें एक एक करके एकदम बहुत आराम से धीरे धीरे चीज़ों को लेके चलना। यही इसी में सब चीज़ है रेडिएशन में। इन तीनों मेथड में, एक तो कंडक्शन में था और रेडिएशन में था। ठीक है, हेडिंग डालिए रेडिएशन। बस रेडिएशन में समझिए पहले है क्या, उसके बाद से मैं बोलता हूँ तब लिखना, अभी कुछ लिखना मत। रेडिएशन में मैं बोलूँगा इस हर एक चीज़। आपने देखा था कंडक्शन में और कन्वेक्शन में कहानी दोनों में बिल्कुल डिफरेंट थी। एक में मॉलिक्यूल्स अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा था, डिस्टरबेंस था, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। दूसरे वाले केस में देखा मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन को चेंज किया। इसमें कोई फार्मूला नहीं आया, कोई रेट नहीं आया, कैसे ही ट्रांसफ़र हुआ, बस क्योंकि पोजीशन ही चेंज हो गया। तो पोजीशन चेंज हो गया तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें बदल गई होंगी भाई। जैसे मान लो यहाँ पे मैं हूँ, अभी इस समय का कंडीशन अलग है, मैं अब यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चला जाता हूँ तो पूरा कंडीशन ही बदल जाएगा। कंडीशन बदलने का मतलब अब यहाँ पे कैलकुलेशन इतना इजी नहीं हो जाएगा, इसलिए कन्वेक्शन वाले प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं था। बट रेडिएशन वाले केस में हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। रेडिएशन में एक्चुअल में होता क्या है, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट गर्म है मतलब इसका टेम्परेचर मोर देन 0 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन से ज़्यादा है। 0 केल्विन का मतलब थोड़ा टेम्परेचर है, अब इससे भी ज़्यादा है। इससे अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या करेगा, अब तुम खुद सोचो, सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट रखे होंगे क्या उनका टेम्परेचर कुछ अलग रहा होगा, जिसकी वजह से रेडिएशन होगा। रेडिएशन मतलब यहाँ से टेम्परेचर निकलेगा और ये टेम्परेचर क्या सराउंडिंग में फैलता जाएगा। अब सराउंडिंग में रखी जितनी भी चीज़ें हैं क्या इससे इफ़ेक्ट करेंगी, इसी प्रोसेस को रेडिएशन कहते हैं। जैसे सपोज़ करिए सन। अब एक बात बताइए, सन वाले केस में क्या हुआ, यहीं से सब समझ जाओगे। सन है अगर ये, तो सन से क्या होता है, हीट चलते हुए आती है और हमारे तक पहुंचती है। हमारे तक हीट आती है तो कैसे हमारे तक पहुंच जाती है, क्या कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ से चलते हुए आया है, नहीं, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं चलते हुए आया। मगर रास्ते में पड़ने वाला जितना भी मीडियम है, अगर है, नहीं है, वैक्यूम है तो भी फ्री स्पेस है, तो उस केस में जितनी भी चीज़ें रास्ते की चीज़ें, मतलब इंटरविनिंग मीडियम का मतलब है कि रास्ते में पड़ने वाला जो मीडियम है ना, वो मीडियम गर्म होता गया। इसके ट्रांसफ़र से, ये पोजीशन नहीं चेंज किया, ऐसा नहीं। अब भाई ऊपर कुछ ऐसा थोड़े सन से और मान लो अर्थ के सरफेस से आने से जस्ट पहले तक क्या यहाँ पे कोई मीडियम होता है, नहीं, ये तो सर फ्री स्पेस है। बट हीट तो ट्रेवल करता है ना, क्योंकि हीट जो है वो एक्चुअल में देखा जाए तो अभी आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह फॉर्म करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह फॉर्म करेगा तो उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आ गया, तो कैसे आया, तो सर अपने जो भी रास्ते में पड़ा है इंटरविनिंग मीडियम, उसी के थ्रू ट्रांसफ़र होते हुए यहाँ तक पहुँचा है। अब जैसे यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो अर्थ के जस्ट सरफेस के ऊपर देखोगे तो बहुत सारे होते हैं ना, इसके लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ऐसे करके बहुत सारे स्फेयर होते हैं। तो उस केस में जैसे अंदर पहुँचेगा तो क्या इसके पास मीडियम मिल जाएगा, और मीडियम मिलेगा तो मीडियम में तो एयर आ सकता है, डस्ट पार्टिकल आ सकते हैं, बहुत कुछ आएगा। अब उनको वो धीरे धीरे गर्म करेगा और गर्म करते 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 कहाँ पहुँच जाएगा, ह्यूमन बॉडी के पास पहुँच जाएगा। और जैसे हमारे पास पहुँचेगा तो मुझे लगेगा कि हीट सन से निकल के मेरे तक पहुँच रही है, ठीक है, लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो रेडिएशन वाले केस में बस तुम्हें ये समझना है कि कोई बॉडी जब कोई चीज़ रेडिएट करती है, जैसे यहाँ पे अभी देख रहे हो गर्मी कैसे हुई, हमने बंद कर दिया, वेंटिलेशन से हुआ। बट अगर सपोज़ करो इसी केस में यहाँ पे बड़ा सा एक बर्फ़ का टुकड़ा ला के मैं रख दूँ और मैं बस यहाँ पे खड़ा हूँ,
तो मुझे तो थोड़ा थोड़ा फील होगा सेंसेशन कि भाई हल्का हल्का ठंडा लग रहा है। अगर कहीं उस पर हवा आई, टकराई, तो टकरा के मेरे तरफ आई तो मुझे लगेगा कि थोड़ा सा ठंडा लगेगा। और यहीं पे आग का गोला रख दें तो क्या होगा, धीरे 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 क्या रेडिएशन होगा। और रेडिएशन क्यों हो रहा है, ये जो इंटरविनिंग मीडियम है, जो एयर हैं, क्या वही धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं, रेडिएट हो रहे हैं और सराउंडिंग तक पहुंच रहे हैं। जितने भी सराउंडिंग के टेम्परेचर हैं सबको एक बराबर कर रहा है। मतलब एक तरह से सर एक कन्वेक्शन का ही प्रोसेस है। बट कन्वेक्शन में हम ये बोलते थे कि मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन को चेंज करके एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, बट इसमें मॉलिक्यूल्स बस गर्म हो रहा है, फिर उसको दूसरे को गर्म कर रहा है, फिर तीसरे को, और रास्ते में ऐसे होते होते यहाँ जा रहा है। अगर मॉलिक्यूल नहीं भी रहेगा तो भी एक इंटरविनिंग मीडियम के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे सन से फ्री स्पेस से होते हुए हमारे तक पहुंचता है। ठीक है, तो रेडिएशन का मतलब बस ये है। अब इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है तो सुनो ध्यान से। रेडिएशन के अंदर सबसे पहले तो हमें एक थ्योरी है प्रेवसेट की थ्योरी, प्रेवसेट एक्सचेंज थ्योरी अभी लिखवाते हैं, रेडिएशन के बारे में अभी लिखवाएंगे। हीट एक्सचेंज थ्योरी है, इनके हीट को एक्सचेंज ये कैसे करते हैं, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है न्यूटन्स कूलिंग लॉ। न्यूटन्स ने एक लॉ दिया है रेडिएशन के टर्म में, कूलिंग लॉ। ठीक है, फिर हमें एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन, ट्रांसमिशन, जैसे आपने नाम सुना होगा AR, TR, ऐसे करके, अगर नहीं सुना है तो अभी आगे बात करेंगे। एब्जॉर्प्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर एंड रिफ्लेक्टिव पावर। ठीक है, उन पे बात करेंगे। तो मेन दो ये हैं, अभी पहले इन दोनों को पढ़ते हैं। हेडिंग डालिए रेडिएशन, बोल रहा हूँ एक लाइन लिखिए, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट बना बना के लिखिएगा। बस इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि नोट्स में रहना चाहिए। लिखो, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड, heat is transmitted from one place to another, from one place to another without changing a position of, without a changing a position of इंटरविनिंग मीडियम, इंटरविनिंग VENING है, विदाउट अ चेंज अ पोजीशन ऑफ इंटरविनिंग मीडियम। ठीक है, फुल स्टॉप देना और नीचे लिखना। प्रेवसेट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, प्रेवसेट है पूरा ऐसे लिखा हुआ। हीट एक्सचेंज नाम था इनका, पेरी प्रेवसेट। ठीक है, इन्होंने 1792 में रेडिएशन पे इन्होंने एक थ्योरी लिखी थी, उसी थ्योरी की बात कर रहे हैं। 1792 बहुत पहले की बात है। प्रेवसेट, पेरी प्रेवसेट नाम था पूरा इनका, अगर नाम देखा जाए तो पेरी RRI। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी। चलो लिखो इसमें, इनकी थ्योरी में इन्होंने क्या बोला था, मेन मुद्दा वो लिखना है। थ्योरी तो हमें पता है कि रेडिएशन पे दी गई है, तो हमें इसके एक एक पॉइंट को जानना होगा। देखो एक्सचेंज नाम लिख दिया गया, तो बस अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। वही चीज़ आपको 3-4 लाइन में लिखना है, छोटा छोटा पॉइंट करके, कि इनकी थ्योरी से मेन कैरेक्टरिस्टिक या कंक्लूजन जो होगा वही लिखना है। मान लो ये मीडियम है और इस मीडियम में हमने किसी ऑब्जेक्ट को, गर्म ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ठीक है, तो गर्म ऑब्जेक्ट को रख दिया और मैं उसके पास खड़ा हो गया हूँ, मैं सराउंडिंग का ऑब्जेक्ट हूँ जो उसके पास खड़ा हूँ। तो क्या हो रहा होगा, अब एक बार सोच के समझो। वहाँ से हीट निकलेगा, मेरी बॉडी में आ रहा है, रेडिएशन हो रहा है, और रेडिएशन से इंटरविनिंग जो मीडियम वो अपने पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके गर्म होने से आ रहा है। रास्ते वाला मीडियम देखो,
तुम खुद सोचो, रास्ते में जैसे यहाँ से अगर गर्म निकल के तुम्हें गर्म लग रहा है तो क्या रास्ते में कहीं गर्म हो गया होगा? इंटरविनिंग मीडियम में कोई चेंज नहीं होता है, बस तुम्हें फील हो रहा है कि रेडिएशन हमारी तक पहुँच रहा है। क्योंकि अभी हमने बताया ना कि सन से तुम्हारे तक अगर हीट आ रहा है तो सन के पास तो कोई मीडियम है ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब रास्ते में कोई चीज़ गर्म हुई होगी? नहीं, इंटरविनिंग मीडियम में कोई चेंज नहीं होगा। इंटरविनिंग न भाई डिस्टर्ब हो रहा है, न इधर चल रहा है, न वहाँ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इनमें कोई चेंज नहीं होगा। मगर धीरे धीरे हीट हमारे तक रेडिएट होके पहुँच गई है। अब ये हीट यहाँ तक अगर पहुँची है तो इस केस में क्या हुआ होगा? ऐसा इससे हीट लिया गया होगा। जब इसने हीट लिया, इस बॉडी ने हीट लिया, तो इसका टेम्परेचर जैसे सपोज़ करो कि 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो जब ये हीट इससे लेगा तो इसका भी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब ये हीट ले रहा है। अब बताओ क्या एक्चुअल में एक्सचेंज किया? एक्सचेंज का मतलब इसके पास बचा हुआ हीट कहाँ गया? मतलब 20 के बाद से 30 हुआ तो 10 इसने हीट लिया है, तो पता है क्या हुआ? ये सराउंडिंग में जितने भी सराउंडिंग में अभी इस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में जितने होंगे, ये हीट ट्रांसफ़र उनको करने लगेगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट से अब दूसरे ऑब्जेक्ट में ये सराउंडिंग में जाएगा। अब इसके पास 30 आया तो धीरे धीरे इसका हीट कम होता जाएगा। मतलब अगर ये कोई सन को छोड़ दो, सन तो इनफाइनाइट सोर्स है, बट अगर कोई ब्लॉक था जिसको गर्म करके रखे थे, तो क्या एक समय बाद 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जब ये हीट देने लगेगा तो ये 30 हो गया, 30 हो गया तो यहाँ कम हो गया। तो सर यहाँ कम हुआ तो इसने फिर अपना हीट को एक्सचेंज कर दिया दूसरे बॉडी को, ठीक है। अच्छा, अब सपोज़ करो कि ये ऑब्जेक्ट जो तुमने रखा था बहुत छोटा है, क्या इसका सरफेस एरिया बहुत छोटा है? और अगर ये बहुत छोटा है तो क्या हीट इससे अब एक्सचेंज करेगा तो क्या बहुत छोटा करेगा? मतलब बहुत कम करेगा। मतलब इन्होंने देखा यही चीज़ है कि जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू रेडिएशन, तो क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ये इससे लेगा, फिर ये दूसरे सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर देगा, आपस में एक्सचेंज करते रहेंगे और ये कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक इस पूरे जगह का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। फिर वही रेडिएशन में भी वही चीज़ आ रहा है, एक डायनेमिक रहेगा और एक दूसरा स्टेट क्या बन जाएगा? स्टडी स्टेट बन जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो भाई ये ऑब्जेक्ट क्या है? सपोज़ करो ये प्लास्टिक है, सपोज़ करो ये कॉपर का रॉड है, दोनों क्या अलग अलग रेडिएशन करेंगे? हाँ सर, क्योंकि उनका नेचर अलग अलग है। अगर ये छोटा है और कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या दोनों अलग अलग रेडिएशन करेंगे? हाँ सर, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा। तो वही सारी चीज़ें उन्होंने अपने पूरे इस थ्योरी में लिखा है। इसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को 3-4 लाइन में हमें करके लिखना है। तो लिखिए इसके अंदर प्रेवसेट्स थ्योरी एंड ऑफ हीट एक्सचेंज के नीचे लिखिएगा। The silent feature of this theory are the silent feature of this theory साइलेंट होता है, साइलेंट लिख रही हो, SALINT, वो साइलेंट मतलब है छुपा हुआ फीचर थोड़े बता रहे हैं हम। साइलेंट मतलब होता है क्या? मुख्य, जो इम्पोर्टेंट है। साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी आर, फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट ऑल बॉडी एट अ टेम्परेचर, ऑल बॉडी एट अ टेम्परेचर above 0 Kelvin emit a heat to the surrounding सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र कर लेंगे और सराउंडिंग से हीट ले भी लेंगे, अपने आप को ठंडा करेंगे और सराउंडिंग को गर्म करेंगे। समझ रहे हो? तो क्या लिखे हो? सराउंडिंग एंड हीट टू द सराउंडिंग एंड गेन अ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, एंड गेन अ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। समझ गए? जैसे एक ही रूम में कई चीज़ रखी है तो कोई गर्म है तो उससे हीट निकल के इसको क्या किया? ठंडा किया।
तो अपने क्या हुआ, हीट दिया है तो सराउंडिंग को हीट दे दिया, और दूसरे से क्या ले लिया, हीट लिया है, तो अपने यहाँ ठंडा हो रहा है और इसको क्या कर रहा है, गर्म। और ये कहानी तब तक चलेगी जब तक इसी के टेम्परेचर के बराबर ये भी ना हो जाए। ठीक है, तो पहला केस यही है। दूसरा लिखो, द अमाउंट ऑफ रेडिएटेड हीट, द अमाउंट ऑफ रेडिएटेड हीट डिपेंड ऑन द नेचर, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस। एमिटिंग मतलब जो एमिट कर रहा है, एमिटिंग सरफेस, कॉमा इसी में अभी लिखो, एमिटिंग सरफेस पे डिपेंड करता है, कॉमा इट्स सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर, उसके सरफेस एरिया पे और टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट लिखना तीसरा पॉइंट, देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज, देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ हीट between a body and its surrounding, between a body and its surrounding। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट लिखना, द एक्सचेंज ऑफ हीट, द एक्सचेंज ऑफ हीट between a body, between a body and surrounding, the exchange of heat between a body and a surrounding continues till a dynamic thermal equilibrium, till a dynamic thermal equilibrium is established between, thermal equilibrium is established between them, established between them। ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हो इक्वल टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, सराउंडिंग का और उस बॉडी का, इसी को कहते हैं डायनेमिक थर्मल इक्विलिब्रियम। ब्रैकेट में लिख सकते हो स्टेबल या टेम्परेचर इक्वल्स। ठीक है, अब ये चीज़ इसमें कोई न्यूमेरिकल वाला केस नहीं है, मगर इससे अगर क्वेश्चन कभी कुछ बनता है तो प्रेवसेट थ्योरी में तुम्हें बस देखो 4 बातें याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है। हमेशा एक बॉडी सराउंडिंग से टेम्परेचर लेगा, जितना अमाउंट ऑफ लेगा उतना अमाउंट देगा, और ये कहानी किस पे डिपेंड करेगी, तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगी, उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगी। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपसे बोला कि ये कॉन्टिन्यूअस होता रहेगा प्रोसेस, और लास्ट में लिखवाया ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, सेम ना हो जाए। यही 4 पॉइंट आपने लिखे हैं, इसी चीज़ को बस याद रखना है। प्रेवसेट की एक्सचेंज थ्योरी है। अब ये थ्योरी देखो, एक्सचेंज थ्योरी से कोई फार्मूला नहीं मिला है, बस इन्होंने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उस पर बात देखा था। बट न्यूटन्स ने एक अपना लॉ दिया, कूलिंग का लॉ, कि मतलब कोई बॉडी कैसे धीरे धीरे ठंडा हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो तुम पानी गर्म करके लाए हो, और पानी गर्म करके ला के तुम रख दिए, कुछ समय बाद देखोगे धीरे धीरे ठंडा हो गया। तो क्यों हुआ ठंडा? मैं तो गर्म करके लाया हूँ। तो उसने क्या टेम्परेचर सराउंडिंग को दे दिया अपना। जब वो आया था तो यहाँ गर्म था, तो गर्म था तो क्यों ठंडा हुआ? यहाँ भी तो वही यही थ्योरी लग रही है। पानी ग्लास में है तो क्या यहाँ से हीट एक्सचेंज होगा? हीट एक्सचेंज होके कहाँ जाएगा? इसको जाएगा, उसको जाएगा, सारे जितने ऑब्जेक्ट हैं सबके पास हीट जाएगा। और क्या वो उससे हीट लेगा? और ये कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। समझ रहे इतनी बात? तो उसमें भी यही लॉ लग रहा है, मगर इन्होंने बताया, इन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला दे दिया, इसलिए मुझे ज़्यादा उसी पे फोकस करना है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ पे। अच्छा, एक चीज़ ये भी सोचो, न्यूटन ने बताया है अपने इस लॉ में
टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत अगर ज़्यादा होता है तब तो कूलिंग का रेट बहुत हाई होगा। टेम्परेचर का डिफरेंस अगर कम है तो हीट का ट्रांसफ़र भी कम होगा। तुम ऐसे सोच के देखो, अगर तुम पानी खौलता हुआ ला के यहाँ रख दो और एक लुक वार्म वाटर ला दो, मतलब एक गुनगुना सा पानी ला दो, हल्का सा गुनगुना पानी ला दो, लुक वार्म वाटर मैं बोल रहा हूँ, और एक बॉयल वाटर है, दोनों को रख दो, इस रूम में ला के रखो। देखो जो लुक वार्म वाटर है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक रहेगा, जबकि खौलता हुआ जो पानी लाए थे वो धीरे 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 उसी के टेम्परेचर पे आ गया होगा। जब तक वो नॉर्मल हो रहा होगा तब तक कि उसके टेम्परेचर पे आ गया होगा, जो गर्म वाला पानी था, बहुत ज़्यादा जो गर्म था। इन्होंने क्यों बोला ऐसा? इन्होंने बोला कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस हमारे में और इस सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा होता है तो हीट का ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से हो जाता है। बहुत तेज़ी से हो गया भाई, अगर मेरी बॉडी बहुत गर्म है और यहाँ ठंडा है तो क्या तुरंत मेरी बॉडी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगी और एक समय बाद क्या नॉर्मल हो जाएगी? बट अगर मैं बॉडी पहले से ही उसी टेम्परेचर से मिलती जुलती है थोड़ी सी, तो क्या बहुत जल्दी मेरी बॉडी ठंडी हो जाएगी उसके बराबर? नहीं, ये प्रोसेस धीरे धीरे चलेगा। मतलब सराउंडिंग से टेम्परेचर का डिफरेंस अगर कम है तो हीट का एक्सचेंज भी कम रेट से होगा। अगर सराउंडिंग से टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा है तो बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट का ट्रांसफ़र होगा। बस यहीं से रूल बन गया भाई। अगर हमें अब यहाँ देखना है कि हीट ट्रांसफ़र किस पे डिपेंड कर रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस पे। जितना ज़्यादा सराउंडिंग से टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उसी पे डिपेंड करा देंगे। बस यहाँ से एक फार्मूला बना लेंगे, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा K, और उस K को हम एक कांस्टेंट नाम दे देंगे। समझ रहे इतनी बात? तो हेडिंग डाल लो न्यूटन्स कूलिंग लॉ। जल्दी करो, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। लिखिएगा, लिखिए, इसमें जल्दी लिखिए एक लाइन। न्यूटन्स कूलिंग लॉ है या लॉ ऑफ कूलिंग है, बात एक ही है, ठीक है? तो कहीं लॉ ऑफ कूलिंग दे दे तो मत समझना। न्यूटन्स कूलिंग लॉ स्टेट दैट, न्यूटन्स कूलिंग लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ कूलिंग, the rate of cooling of a body, the rate of cooling of a body is directly proportional to the temperature difference, जो बात अभी बता रहे थे, is directly proportional to the temperature difference between the body and surrounding, between the body and surrounding। ठीक है भाई। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम जो अभी लिखे थे वो लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। अमाउंट ऑफ हीट जो है हमारा dQ है, और एक रेट से अगर देखें तो dQ/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हम मान लेते हैं दो टेम्परेचर है, मैंने आपसे बोला है सराउंडिंग का टेम्परेचर और एक बॉडी, इन्हीं के टेम्परेचर के डिफरेंस का। तो किसी एक का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और किसी एक का कम होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो हीट का एक्सचेंज होगा। तो मान लेते हैं बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग का क्या है, कम है, तो क्या T माइनस T0 लिख सकते हैं? अब समझ गए होगे कि सर T0 अभी लिख देंगे, dQ/dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा, K कांस्टेंट आएगा, T माइनस T0 बनेगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला भी नहीं समझना इसको, बस एक इक्वेशन है। अभी इसके हेल्प से और भी फार्मूला बनाएंगे, इसका यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल इस पे बनेगा। K क्या है सर? K एक कांस्टेंट है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ में आने वाला एक कांस्टेंट है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है,
डिपेंड करता है कि कैसी बॉडी आपने लिया है, क्योंकि मैंने बस बॉडी बोला है तो बॉडी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, सबके लिए के की वैल्यू अलग होगी, डिफाइंड होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टी नॉट क्या है सर? टी नॉट क्या है? सराउंडिंग का क्या है? टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर। और ये हमारा टी जो है वो किसका टेम्परेचर है? बॉडी का टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, और ये हमारा बॉडी, जो बॉडी आपने रखा है उस बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। इतनी बात, ये पहला इक्वेशन है। अच्छा, सपोज करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, मान लो मैंने बोला बॉडी, तो बॉडी जो रखेंगे बॉडी का क्या रहा होगा? मास रहा होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रही होगी, तो इसका कितना हीट एक्सचेंज होगा? तो सर हम लिखेंगे dq जो होता है mc डेल्टा t, या क्या dt लिख सकते हैं क्या? यही होता है। अगर किसी बॉडी से कितना हीट ट्रांसफ़र होता है, अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या यही फॉर्मूला लगाते हैं, और स्टेट चेंज होता है तो m इंटू एल लगाते हैं। तो स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो mc डेल्टा t। अब ये समझ गए होंगे कि c क्या है यहाँ पे? c का मतलब स्पेसिफिक हीट कोफिशिएंट, और ये m क्या है? उस ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है। समझे इतनी बात? अच्छा, एक बात सोचो कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, dq बाई dt है, यहाँ पे है dq, तो इस दोनों तरफ इस इक्वेशन में भी दोनों तरफ टाइम इंटरवल से अगर डिवाइड कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा? क्या dq बाई dt बन जाएगा क्या? स्मॉल t टाइम इंटरवल है, कैपिटल T नहीं, इज इक्वल टू mc dt बाई dt। इसका मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम, और ये है हीट ऑफ ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम, दोनों बात अलग है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्या दोनों के LHS इक्वल हो गए हैं? तो दोनों के RHS भी इक्वल होंगे। तो सर mc dt अपॉन dt इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? के टी माइनस टी नॉट के इक्वल हो जाएगा। बस ये बात समझना। अच्छा, अब एक बात सुनो, यहाँ से dt अपॉन dt की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा? सर mc इधर चला जाएगा, देन k अपॉन mc हो जाएगा, और ये होगा t माइनस टी नॉट। कैसे लिखा जा सकता है? अब एक बात ये कि सर k कांस्टेंट था, मास भी फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और c ऑलरेडी कांस्टेंट है उस ऑब्जेक्ट के लिए, तो क्या उस ऑब्जेक्ट के लिए पूरा ये नया कांस्टेंट बन गया? तो सर हम क्या इसको dt अपॉन dt इज इक्वल टू क्या एक नया कांस्टेंट बड़ा सा k लिख सकते हैं? ये स्मॉल k इसके लिए आया था, अब इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू को मिला के कैपिटल K कर दिया, t माइनस क्या हो गया? टी नॉट हो गया। क्लियर है इतनी बात? सर t माइनस टी नॉट को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा t माइनस टी नॉट इंटू में dt, और स्मॉल dt को इधर भेज दो तो k इंटू क्या हो जाएगा? dt। एक तो पहले ये रिलेशन याद रखो, इस रिलेशन में आगे साइन क्या लगा होता है? माइनस। सर माइनस क्यों लगा होता है? ध्यान से सुनो, माइनस इसलिए लगा होता है बिकॉज क्योंकि तुम्हें पता है ये तुम किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम। भाई टाइम के हिसाब से टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, क्या यही निकाल रहे हो? तो समय के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग में फैल रहा है तो क्या घटेगा ना? तो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या कम होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, तो क्या साइन लगा देंगे? माइनस, क्योंकि हम इसको हमेशा प्लस में लेना चाहते हैं। तो कम हो रहा है ना, तो कम हो रहा है तो एक समय बाद से ये आंसर निगेटिव आने लगेगा, और ऑलरेडी निगेटिव लगा दोगे तो निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब हम निगेटिव साइन बस ये इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीत रहा है टेम्परेचर पूरे बॉडी का कम हो रहा है, क्योंकि वो सराउंडिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, फॉर्मूले में ये भी यूज होता है कभी कभी, क्वेश्चन इस पे भी डायरेक्ट बन जाएगा, इस पे भी बन जाएगा, इस पे भी बन जाएगा। ये यहाँ यही है न्यूटन्स कूलिंग लॉ। इससे अब ये फार्मूला हम बना रहे हैं जो परफेक्ट फार्मूला बन के आता है वो। अब बताओ इसको हम दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो सर ये x है, x इंटू डी एक्स, क्या 1 अपॉन x हो जाता है? ऐसे समझो पहले, ये उल्टा लिख दिया गया भाई, dt के साथ डिवाइड में है ना,
वही कह रहा हूँ, टी माइनस टी नॉट। अरे टी माइनस टी नॉट इसके साथ नीचे आएगा ना, इसके साथ नीचे आएगा, डी टी इधर जाएगा। ये देखो 1/x है, 1/ ये क्या है x है, और 1/x को अगर तुम इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या log x आता है, तो क्या लिखेंगे log t माइनस टी नॉट। क्या इंटीग्रेशन हो गया इसका, इज इक्वल टू, सर k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये बड़ा वाला k है, k को बाहर ले लेंगे, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t k बाहर था प्लस में कितना हो जाएगा c, एक कांस्टेंट c सर इधर भी आएगा, और दोनों को भेज के एक c लिख दिया हूँ, ठीक है। अच्छा अब बताओ log हटा दें, हाँ सर log हटा दीजिए, t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू, log हटेगा तो क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा, अरे इधर जाएगा तो क्या e का पावर के टी प्लस सी हो जाएगा। ध्यान देना ये t टाइम है, टेम्परेचर नहीं है, स्मॉल t dt के रिस्पेक्ट में की हो तो टाइम है, तो क्या एक टाइम है ना, और ये log जब इधर जाता है तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना देता है। तो log जैसे तुम ऐसे लिखा है ना, tan x इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया 4, तो x इज इक्वल टू क्या लिख दिया, tan इनवर्स 4 लिखा ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर जाता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आता है। वैसे log का जस्ट उल्टा होता है एक्सपोनेंशियल, ग्राफ से आपने पढ़ा होगा, log और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपने देखा होगा, तो दोनों जस्ट एक दूसरे के डिफरेंस में होते हैं, मतलब एकदम अपोजिट होते हैं। जो log का होगा उसका जस्ट उल्टा एक्सपोनेंशियल होगा, तो log जब इधर जाएगा तो कौन सा फंक्शन बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन e का पावर के टी प्लस सी हो गया, ठीक है। अब बताओ यहाँ से मैं माइनस टी नॉट को उधर भेज देता हूँ तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू प्लस का टी नॉट प्लस, अरे माइनस टी नॉट इधर प्लस e का पावर, पावर अगर ऐसे है तो क्या ऐसे लिख सकते हो के टी और e का पावर c, पावर ऐड हुए हैं इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हुए होंगे, तो दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं। थोड़ा e का पावर c देखो, e क्या है, एक कांस्टेंट होता है ना, अरे e क्या कांस्टेंट होता है, e की वैल्यू होती है, इसका पावर c कांस्टेंट, मतलब क्या एक कांस्टेंट है क्या, तो इसको एक नया कांस्टेंट कुछ दे दो, इसकी वैल्यू c लिख दिया जाती है, t प्लस e का पावर के टी, और इसको एक नया कांस्टेंट c दे देते हैं, ये कहलाता है न्यूटन्स कूलिंग लॉ, इक्वेशन नंबर 4। इतना लिखना पड़ेगा, अब यही है मेन फॉर्मूला, याद रखना है बस आपको एक्सप्रेशन t इज इक्वल टू, टी तुम निकाल क्या रहे थे कि बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया टी टाइम इंटरवल के बाद, तो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करके ये टेम्परेचर बनाई है बॉडी। t इज इक्वल टू टी नॉट प्लस सी ई का पावर के टी, वेयर स्मॉल टी इज़ द टाइम, और टी नॉट क्या है, टी क्या है पहले ही लिख दिया हूँ मैं, तो कंफ्यूज मत होना इन चीज़ों को लेकर। प्लस और अच्छा एक चीज़ इसमें माइनस का साइन तुम लगा लेना, माइनस का साइन लिखा होगा कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मैंने माइनस को हटा दिया था ना, माइनस का साइन लगा लेना, पता है कहाँ से, यहाँ से, बस माइनस लेते चलना साथ में, सब सही है, बस माइनस, क्योंकि माइनस का के टी है, माइनस के टी। हो गया, क्वेश्चन एक दे रहे हैं, बस अब लास्ट है, कल कोशिश किया जाए चैप्टर ख़त्म हो जाए।
बोलें, लिखो क्वेश्चन। देखो कितना आसान है, अभी तुम कर लोगे, बस हम समझा देंगे, करके लाना, बट पहले लिखो क्वेश्चन, पढ़ के समझना होगा। अ बॉडी कूल इन अ 7 minute, a body cool in a 7 minute from a 60 degree Celsius to a 40 degree Celsius, 60 से 40, 60 degree Celsius to 40 degree Celsius. What will be its temperature? What will be its temperature after the next 7 minutes? What will be its temperature after the next 7 minutes? क्वेश्चन मार्क बनाना, फिर आगे लिखना। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसमें आगे ना ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा है एज्यूम दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होल्ड गुड्स थ्रू आउट द प्रोसेस। आगे इसमें लिखा है एज्यूम दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होल्ड्स गुड थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है ना वो अप्लाई होता है, अच्छे से अप्लाई होता है, होल्ड्स गुड थ्रू आउट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए। अब इस क्वेश्चन को बस तुम्हें पढ़ो, देखो क्या लिखा है कि बॉडी 7 मिनट में 60 से 40 डिग्री सेल्सियस आ जा रहा है, तो अगले 7 मिनट में उसका टेम्परेचर क्या रहा होगा, हमसे यही पूछ रहा है। बताओ क्या निकाल लेंगे? अब सर इसमें तुम सोचोगे ना के दिया है ना सर कुछ दिया है, कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन में पढ़ो पहले, 2 केसेस बन गए। एक 7 मिनट में 60 से 40 आ रहा है और दूसरे में पता है ना 40 से कुछ होगा ना, 40 से कितना जाएगा, मान लेते हैं टी है, 40 से टी जा रहा होगा, तो 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 इक्वेशन को डिवाइड कर दो, के कट जाएगा, एम कट जाएगा, सब कट जाएगा, अपने आप टी की वैल्यू आ जाएगी। 2 इक्वेशन देखो इसमें बनेगा। आंसर में भी बता दे रहा हूँ कि एक का आ रहा है 28 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, उस केस में जो टेम्परेचर रहा होगा। ऐसे देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, पता है कौन सा? कोई भी लगा लो, इसमें तो सब कटने पिटने हैं। आप एक काम करिए, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये दूसरा इक्वेशन यहाँ ना करके इसको बना लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 लगा दीजिए। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में m से कोई लेना देना है नहीं, चलो लिख देते हैं m, ठीक है। c से लेना देना नहीं है, c लिख देते हैं। dt अपॉन t, क्वेश्चन में पहले टेम्परेचर का चेंज ही दिया है क्या? टेम्परेचर का चेंज दिया है ना, कितना? dt अपॉन t लिख दिया है, dt अपॉन t लिख दिया है, तो फिर फंसोगे। dt अपॉन t, टाइम से तो टाइम तो 7 मिनट दिया है तो लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। चलो dt अपॉन t है, तो पहले टेम्परेचर था, मान लेते हैं T1 और T2 अपॉन में टाइम T इज इक्वल टू K। सर T क्या है? T क्या है? ध्यान से देखो, T नॉट टेम्परेचर है और T जो होता है ना ये एवरेज होता है, T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस में T नॉट, रख दो वैल्यू। सर T1 कितना दिया है? 60, T2 कितना दिया है? 40 और T नॉट कितना दिया है? 10 दिया है क्या? रख दो। 60 40 माइनस हो जाएगा, 7 मिनट है, टाइम कितना दिया है? 7 मिनट, तो 7 छके 42, क्या 420 सेकेंड हो जाएगा? तो ये m देखो MC ये रहेगा ऐसे, T रहेगा, ये एक इक्वेशन बनाना, पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन बनाओगे तो फिर यही MC, फिर क्या लिखोगे? T1 माइनस T2 अपॉन में क्या होगा? T इज इक्वल टू क्या होगा? K T1 प्लस T2 अपॉन में 2 माइनस में T नॉट, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। सर इस वाले में
इस देखो इसमें ये सब पुट करोगे और इसमें क्या पुट करोगे सर, इसमें पुट करेंगे टाइम तो अभी भी वही 7 ही मिनट में पूछा है तो 420। T1 सर अब पहले 60 से घट के किस पे आया है 40, तो क्या नया टेम्परेचर 40 हो गया। और अब जो टेम्परेचर घट के होगा 7 मिनट में वो कितना होगा T2, क्या यही नहीं पता है क्या, यही T2 नहीं पता है। और फिर कितना है हमारे पास T0 सराउंडिंग, तो अभी भी कितना रहेगा 10, तो इसमें ये पुट करना है। तो पहला इक्वेशन यहाँ से, दूसरा इक्वेशन यहाँ से, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना, आंसर आएगा 28 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, चेक करना आ रहा है कि नहीं। इसमें T को हमने एवरेज लिया है, T क्या माना गया था बॉडी का टेम्परेचर, तो 7 मिनट में 60 से 40 हो रहा है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा वही T हो जाएगा। इसी T को हमने लिख दिया T1 + T2/2, 7 मिनट में उसका टेम्परेचर कुछ एवरेज पे रहा होगा उस केस में। ठीक, नोट कर लो, करके लाना इसको, बाकी हम आगे कल बात करते हैं। कल चैप्टर ख़त्म किया जाएगा किसी भी तरह से, बस एक बचा है वही ब्लैक बॉडी और किरचॉफ लॉ।